प्रोफेसर और डॉक्टर माया पटेल 35 वर्ष की आयु में मुंबई के गांधी राजकीय अस्पताल का गौरव थी। ऐसा लगता था जैसे उनके हाथ विश्वकर्मा, देवताओं के वास्तुकार, ने दुनिया के सबसे नाजुक तंत्र इंसान के दिलों को ठीक करने के लिए बनाए हो। उनका हर दिन चाय मसाला की चुस्की से नहीं, बल्कि इंटेंसिव केयर यूनिट के राउंड से शुरू होता था, जहां उनका मंत्र सीधा था, जीवन सर्वोच्च दान है। उनके पति, एक साधारण गणित शिक्षक विनय, अक्सर कहते थे कि उनका दिल उनके सभी मरीजों के साथ तालमेल में धड़कता है। माया, जो हमेशा एकदम साफ, कलफ वाले साड़ी में होती थी, जो अस्पताल के गलियारों की नीरसता में एकमात्र उज्ज्वल धब्बा था, एक डॉक्टर के धर्म, कर्तव्य का प्रतीक थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनके जीवन की यह सिम्फनी बिगड़ने लगी थी। उन्होंने देखा कि कार्डियोलॉजी विभाग में मृत्यु दर, खासकर गरीब मरीजों के बीच जो निजी क्लिनिकों का खर्च नहीं उठा सकते थे, अकारण बढ़ गई थी। माया का सामना पहली बार भ्रष्टाचार की ठंडी, चिपचिपी छाया से हुआ। यह कोई सीधा सीधा चोर नहीं था जो कैश काउंटर से पैसा चुराता, बल्कि यह कोई अधिक कुटिल और नीच था, जो बारीकियों में छिपा था। उनकी चिंता तब चरम पर पहुंची जब एक ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान, जिसे वह कर रही थी, वेंटिलेटर, आईवीएल, खराब हो गया। राहुल, एक युवा लड़का, जिसकी जान बचनी चाहिए थी, उसके फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया। वह एक साधारण रिक्शा चालक का बेटा था। माया उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। उनके सर्जिकल दस्ताने खून और पसीने से भीग चुके थे, और उनके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्यों? जब उन्हें बताया गया कि यह खराबी महंगे दामों पर खरीदे गए घटिया चीनी पुर्जों की वजह से हुई है, तो उनके दिल में चाकू की किसी भी चोट से ज्यादा तेज दर्द हुआ। विनय, अपनी पत्नी का दुख देखकर, उन्हें योग की एक पुरानी किताब लाए और बोले, माया, अधर्म से लड़ने के लिए पहले तुम्हें अपनी आत्मा में शांति खोजनी होगी। जिस भ्रष्टाचार की छाया उन्होंने देखी थी, उसका एक नाम था, डॉक्टर मेहता, अस्पताल के निदेशक। मेहता, अपनी महंगी, करक जैकेट और हीरे की अंगूठी में, हमेशा मुस्कुराते थे, लेकिन उनकी आंखें संगमरमर की तरह ठंडी थी। वह स्वास्थ्य मंत्री के साथ नियमित रूप से खाने के लिए जाने जाते थे, और यही उन्हें अभेद्य बनाता था। माया समझ गई कि उनकी लड़ाई बीमारी से नहीं, बल्कि सिस्टम से होगी। उन्होंने राहुल के सिरहाने कसम खाई कि उसकी मौत व्यर्थ नहीं जाएगी। वह एक सबूतों की संग्रहक बन गई, हर गड़बड़ी, हर खराबी और हर क्यों को रिकॉर्ड करने लगी। अपने गुप्त मिशन की शुरुआत अस्पताल के अभिलेखागार, आर्काइव के जूल भरे, फॉर्मेलिन की गंध वाले गलियारों में की। वह जानती थी कि असली गंदगी ऑपरेशन थिएटरों में नहीं, बल्कि लेखा जोखा, अकाउंटिंग की किताबों में छिपी है। उन्हें देर रात तक रुकना पड़ता था, बहाना करती थी कि वह जटिल ट्रांसप्लांट रिपोर्ट भर रही है। उनके एकमात्र सहयोगी थे, बुजुर्ग, सफेद बालों वाले कृष्णन साहब, जो अभिलेखागार के इंचार्ज थे। वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने निर्देशकों को बदलते देखा था, लेकिन हमेशा कागजों के प्रति वफादार रहे। भारतीय शैली में, कृष्णन साहब, जो एक वफादार नौकर की तरह मेहता के खिलाफ खुलकर नहीं बोल सकते थे, माया को रिपोर्टों में छिपी पहेलियों और संकेतों के माध्यम से जानकारी देते थे। वह कुछ पन्नों पर चाय मसाला के दाग छोड़ देते थे या कोने मोड़ देते थे, ताकि नए उपकरणों के संदिग्ध बिलों की ओर इशारा कर सके। एक दिन, खत्म किए गए उपकरणों, स्क्रैप्ड इक्विपमेंट के सेक्शन में, माया को वह मिला जिसकी वह तलाश कर रही थी, एक दस्तावेज जो संजीवनी, जीवन का अमृत, वेंटिलेटर से संबंधित था, जिसे 2 साल पहले निराशाजनक रूप से पुराना बताकर हटा दिया गया था। उसे बदलने के लिए आवंटित राशि बहुत बड़ी थी। नया उपकरण, जिसे इसे बदलना था, वह लगातार खराब हो रहा था। उस शाम, जब मुंबई में भारी मानसून की बारिश हो रही थी, माया को डर ने घेर लिया। वह जानती थी कि मेहता चुप नहीं बैठेंगे। उनके पति, विनय, उनकी रात की अनुपस्थिति पर ध्यान देने लगे थे। उनके छोटे बेटे अर्जुन ने उनसे मासूमियत से पूछा, माँ, तुम अब मुझे कृष्ण का भजन क्यों नहीं गाती जो बुराई से लड़ता है? मासूम बच्चे के मुंह से निकला यह सवाल माया को अपनी परिवार के प्रति एक धोखेबाज जैसा महसूस करा रहा था। लेकिन वह जानती थी कि कई दिलों को बचाना इस अस्थायी दर्द से कहीं ज्यादा जरूरी है। उन्होंने बेसमेंट में एक पुरानी, धूल और चूहों से भरी कोठरी ढूंढी और उसे देखा,
वही खत्म किया गया संजीवनी। वह वहां एक पराजित योद्धा की तरह खड़ा था। मेहता द्वारा हस्ताक्षरित निपटान अधिनियम में कहा गया था कि मशीन मरम्मत योग्य नहीं है। लेकिन माया, एक सर्जन होने के नाते, केवल अपने हाथों पर भरोसा करती थी और जानती थी कि यह मशीन पूरे अस्पताल में एकमात्र अछूता, अनस्पॉल्ड उपकरण है। माया के लिए संजीवनी मशीन की बहाली महज मरम्मत नहीं, बल्कि एक पवित्र कर्तव्य बन गई थी। वह जानती थी कि अगर वह खत्म किए गए उपकरण की मरम्मत करते हुए पकड़ी गई, तो इसे तोड़फोड़ माना जाएगा और तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उन्होंने बेसमेंट में वही भूली हुई कोठरी चुनी, जिसे कृष्णन साहब ने कृपापूर्वक बंद करना भूल गए थे। यह बदबूदार और नम कोठरी उनका गुप्त ऑपरेशन थिएटर बन गई। रातों को, जब अस्पताल सो जाता था, माया पुरानी लैब कोट में और माथे पर टॉर्च बांधकर एक घड़ीसाज की तरह काम करती थी। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सर्जिकल किट से उपकरण, पेचकस और सोल्डरिंग आयरन का उपयोग किया। हर पुर्जा जिसे वह वर्षों की जूल से साफ करती थी, मेहता द्वारा चुराई गई ईमानदारी का प्रतीक था। उन्हें याद आया कि मेडिकल कॉलेज में उन्हें बताया गया था कि भारतीय चिकित्सा विश्वास और आत्मसमर्पण पर आधारित होनी चाहिए, लालच पर नहीं। इस कोठरी में वह शाब्दिक रूप से मशीन के दिल को खोल और जोड़ रही थी। उन्होंने पाया कि मेहता के अधिनियम में बताई गई अधिकांश खराबी छोटी मोटी खामियां या जानबूझकर की गई क्षति थी। वो एक कटा हुआ तार, एक रीला पेंच, एक भरा हुआ फिल्टर। यह इस बात का सबूत था कि मेहता न सिर्फ पैसा चुरा रहा था, बल्कि लापरवाही से लोगों की जान ले रहा था। तनाव बढ़ रहा था। एक रात उन्होंने किसी के कदमों की आहट सुनी। यह रात का गार्ड था जो बेसमेंट चेक करने आया था। माया ने अपनी सांस रोककर पुराने गद्दों के हेर के पीछे छिप गईं। जब गार्ड चला गया, तो उन्होंने महसूस किया कि उनका दिल एक दौरे से गुजर रहे मरीज की तरह तेज धड़क रहा था। डर को दबाने और एकाग्रता बनाए रखने के लिए माया ने धीरे धीरे भजन गाना शुरू कर दिया, जो उनकी माँ उन्हें सुनाती थी। उन गीतों की लय उनके हाथों को शांत करती थी। वह हफ्तों तक काम करती रहीं, नींद और परिवार के साथ समय का त्याग करती रहीं। विनय, जो अंदाजा लगा रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है, उन्होंने सवाल पूछना बंद कर दिया, लेकिन हर शाम रसोई के मेज पर गरम रोटी और पानी की बोतल छोड़ देते थे। यह उनका समर्थन और प्यार का मूक संकेत था। उनका मौन विश्वास ही उनका सबसे मजबूत हाल था। माया की काम में सफलता ने संदेह पैदा करना शुरू कर दिया था। वह नए उपकरणों की विफलता के बावजूद सबसे जटिल मरीजों को स्थिर करने में कामयाब हो रही थी। मेहता, जो इस बात के आदी थे कि डर के मारे हर कोई आधी अधूरी ताकत से काम करता है, उन्होंने माया पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। उनकी आंखें, ठंडी और तेज, कमजोर कड़ी की तलाश में कार्डियोलॉजी विभाग में बार बार दिखने लगीं। मेहता जानता था कि माया एक पवित्र आत्मा है, जिसे खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन तोड़ा जा सकता है। उन्होंने मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से उनकी रिपोर्टों का मजाक उड़ाया, उन्हें सबसे असुविधाजनक शिफ्ट दी, और यहां तक कि गोवा में परिवार के साथ उनकी छुट्टी रद्द करने की कोशिश भी की। सुबह के राउंड के दौरान वह उनके देश के पास रुका, अपनी अंगूठी घुमाते हुए, और जोर से, ताकि सब सुन सके, कहा, डॉक्टर पटेल, आप इतनी मेहनत करती है कि यह चिंता का विषय है। उन लोगों के लिए खुद को मत जलाओ जो तुम्हारे प्रयासों की कद्र नहीं करेंगे। याद रखो, सिस्टम में सबसे बुद्धिमान नहीं, बल्कि सबसे आज्ञाकारी ही बचता है। माया ने उन्हें चिकित्सा क्रोध से भरी नजर से जवाब दिया, सर, मैं जीवित रहने के लिए कोई विकल्प नहीं तलाश रही हूं। मैं अपने मरीजों के लिए न्याय खोज रही हूं। मेरा कर्तव्य सिस्टम के प्रति नहीं, बल्कि अपनी शपथ के प्रति है। इस रिथाई ने मेहता को चकित कर दिया। वह समझ गया कि वह किसी साधारण महिला डॉक्टर से नहीं, बल्कि एक योद्धा से निपट रहा है। मेहता ने माया पर जासूसी करने के लिए एक निजी जासूस को काम पर लगाया। उसे शक था कि वह पत्रकारों को जानकारी लीक कर रही है। हालांकि जासूस ने केवल एक ही चीज देखी, माया देर तक रुकती है, अपनी पुरानी स्कूटर पर घर जाती है, और बेसमेंट में जाती है। वह समझ नहीं पाया कि बेसमेंट में क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। तनाव बढ़ गया जब मेहता ने औपचारिक रूप से कबाड़ फेंकने की बात कहकर सभी पुराने उपकरणों की अचानक ऑडिट करने का आदेश दिया। माया समझ गई कि उनके पास संजीवनी
कि मरम्मत पूरी करने और उसे वापस जीवन में लाने के लिए बहुत कम समय बचा है। इसी क्षण विनय ने अपनी पत्नी पर हो रही जासूसी को देखकर खुद कार्रवाई करने का फैसला किया। विनय एक गणित शिक्षक, तर्क का व्यक्ति था, लेकिन माया के प्रति उसके प्रेम ने उसे अतार्किक पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया। वह शिव मंदिर में कृष्णन साहब से मिला, जहां वह अगरबत्ती जलाकर प्रार्थना कर रहे थे। कृष्णन साहब ने विनय की आंखों में निराशा देखकर उसे एक पुरानी, पीली पड़ चुकी तस्वीर दी। उसमें एक युवा, मुस्कुराता हुआ मेहता, अस्पताल के संस्थापक, विनय के ससुर के बगल में खड़ा था। तुम्हारे ससुर, प्रोफेसर पटेल, हमेशा मेहता पर विश्वास करते थे। उन्होंने ही उसे यह अस्पताल दिया, कृष्णन साहब ने फुसफुसाया। लेकिन मेहता ने उन्हें धोखा दिया। यह संजीवनी मशीन तुम्हारे ससुर का अस्पताल को आखिरी तोहफा थी। इसे अस्पताल का दिल बनना था। विनय समझ गया कि माया केवल जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि अपने परिवार की इज्जत के लिए भी लड़ रही है। उसी शाम मेहता माया को सबसे कमजोर जगह पर चोट पहुंचाने के इरादे से उसे अपने पास बुलाया और एक फाइल दिखाई। उसमें जासूस द्वारा गुप्त रूप से खींची गई माया की तस्वीरें थीं, जिनमें वह बेसमेंट में उतर रही थी। मेहता मुस्कुराया, तुम बेसमेंट में क्या छिपा रही हो, डॉक्टर पटेल? Я знаю, что ты не спишь. Но ты все равно получишь свою порцию. उसने धमकी दी कि अगर वह खोदना बंद नहीं करेगी, तो वह अपने संपर्कों का उपयोग करके विनय को झूठे टैक्स चोरी के मामले में फंसा देगा। यह एक विशिष्ट भारतीय तरीका था परिवार को धमकी। माया की गाल पर एक आंसू लुढ़का, लेकिन वह टूटी नहीं। मेरी डॉक्टर की शपथ तुम्हारे ब्लैकमेल से ज्यादा मजबूत है, डॉक्टर मेहता, उसने जवाब दिया। घर लौटकर माया ने पहली बार विनय को संजीवनी और धमकियों के बारे में बताया। विनय ने उसे गले लगा लिया। वह जेल जाने से नहीं डरा। इसके बजाय उसने एक योजना बनाई। उसने अपने गणित शिक्षक कौशल का उपयोग करके अपने बेटे के जन्मदिन और उनकी शादी की तारीखों पर आधारित एक जटिल कोड बनाया। यह कोड उसने एक पुराने पोस्टकार्ड के पीछे लिखा, जिसे उसने कृष्णन साहब को दे दिया। यह कोड पत्रकारों की नज़रों में उसके सबूतों को प्रमाणित करने की कुंजी था, अगर उसे कुछ हो जाता। यह उनका प्रेम का इम्तिहान था, दूसरे के धर्म के लिए खुद को बलिदान करने की तत्परता। माया जानती थी कि उनके पास केवल एक रात है। कल सुबह मेहता की ऑडिट टीम आने वाली थी। वह दृढ़ता से बेसमेंट में उतरी, अपने साड़ी को पुराने ऊनी शॉल से लपेट लिया। आज उन्हें मशीन की मरम्मत पूरी करनी थी, वरना उनकी सारी मेहनत बेकार चली जाती। आखिरी चरण सबसे मुश्किल था, संजीवनी के नियंत्रण प्रणाली को फिर से प्रोग्राम करना ताकि वह आधुनिक ऑक्सीजन सिलेंडरों के साथ काम कर सके। यह दिल के ट्रांसप्लांट जैसा था। वह दीवाने की तरह काम कर रही थी, उनके टॉर्च की रोशनी उनकी सांसों की ताल पर कांप रही थी। अचानक बेसमेंट में बिजली चली गई। पूरी तरह से अंधेरा छा गया। माया समझ गई कि मेहता या उसके लोगों ने उन्हें रोकने के लिए तार काट दिए हैं। यह निराशा का क्षण था, लेकिन तभी उन्हें अपनी मां द्वारा किए गए आरती, अग्नि की पूजा के अनुष्ठान की याद आई। उन्होंने जल्दी से पुरानी मोमबत्तियां रोनाई और उन्हें जलाया। लौ की टिमटिमाती रोशनी में उनका काम जारी रहा। उन्होंने हार नहीं मानी। भारतीय शैली में जब लगता है कि सब खो गया है, तो एक चमत्कार होता है। उन्होंने अंतिम छोटा सा दोष पाया, एक भरा हुआ रिले। उन्होंने गंदगी को सावधानीपूर्वक निकालने के लिए एक पतली सर्जिकल चिमटी का उपयोग किया। जब उन्होंने बैटरी से मशीन को चालू किया, तो संजीवनी गूंज उठा। एक शुद्ध, स्थिर, जीवनरक्षक ध्वनि। मशीन काम कर रही थी। इसी क्षण उन्होंने भाग्य का संकेत देखा। बेसमेंट की दीवार पर, मशीन के ठीक ऊपर, उन्हें कोयले से बना एक प्रतीक दिखा, दिल और ओम। यह प्रतीक, जिसे शायद उनके पिता ने मशीन स्थापित करते समय बनाया होगा, उनका आशीर्वाद बन गया। उसी क्षण विनय ने उन्हें फोन किया। माया, मैं जानता हूं कि तुमने खत्म कर लिया है। मैं तुम्हें प्यार करता हूं। अर्जुन जाग गया और उसने तुम्हें अपनी पसंदीदा तोहफी देने के लिए कहा। इसे अपनी जेब में रख लो, यह तुम्हें सौभाग्य लाएगी। वह तोहफी उनका ताबीज बन गई। सुबह ऑडिट के साथ साथ आपदा भी लेकर आई। जब माया बेसमेंट से ऊपर आ रही थी,
अपने सबूत और विनय का कोट अपनी साड़ी के गुप्त पॉकेट में छिपाकर उन्होंने कुछ भयानक देखा। टेक्सटाइल फैक्ट्री में लगी बड़ी आग से पीड़ित लोगों को अस्पताल लाया गया था। दर्जनों लोग गंभीर रूप से जल गए थे और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। कार्डियोलॉजी विभाग भर गया था। रो मेहता ऑडिट टीम और स्थानीय टीवी कैमरों के सामने बहादुरी दिखाने की कोशिश करते हुए आदेश दिया, हमारे नए आधुनिक वेंटिलेटर उपकरण का उपयोग करो। लेकिन जैसा कि माया ने भविष्यवाणी की थी, सस्ते नकली उपकरण एक एक करके खराब होने लगे। विभाग में अफरातफरी मच गई। युवा डॉक्टर और नर्सें, जो ऐसी परिस्थितियों में काम करना नहीं जानते थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। मेहता यह देखकर कि उसके नए उपकरण फेल हो रहे हैं, समर्थन के लिए मंत्री को फोन करने लगा। उसका चेहरा राख जैसा हो गया था। माया ने अराजकता देखकर समझ लिया कि उनका समय आ गया है। यह अग्निपर्व, आग की परीक्षा था। उन्होंने अनुमति का इंतजार नहीं किया। ऑक्सीजन सिलेंडर लाओ जल्दी, वह चिल्लाईं। उन्होंने युवा डॉक्टरों को बेसमेंट की ओर नेतृत्व किया। मेहता यह देखकर कि वह कहाँ भाग रही है, उसका इरादा समझ गया। वह उनके पीछे भागा, चिल्लाते हुए, रुको, यह खत्म किया गया उपकरण है। यह खतरनाक है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। माया और उनकी छोटी टीम ने रस्सियों और शारीरिक बल का उपयोग करके संजीवनी को बेसमेंट से बाहर निकाला। सबसे नए खराब उपकरणों के बीच पुरानी लेकिन काम कर रही मशीन का दिखना एक शक्तिशाली प्रतीक था। माया ने तुरंत उस मशीन को सबसे गंभीर रूप से घायल मरीज अमर नामक एक युवा श्रमिक से जोड़ा। इसे शुरू करने पर उन्हें ताकत का एहसास हुआ। रात की मरम्मत से थके हुए उनके हाथ सर्जिकल सटीकता के साथ काम कर रहे थे। Мечта не обращала внимания на то, что они говорили, и продолжала играть на нервах, я думаю. Вы все равно ничего не добьетесь. यह तोड़फोड़ है। माया ने सीधे उसकी आंखों में देखा। उनकी नजरें स्टील से भी ज्यादा सख्त थी। सर, मुझे नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि मैं उन लोगों की जान बचा रही हूं जिन्हें आपने खरीदा और बेचा। Для ваших друзей из Индии бесплатная доставка. आपने राहुल को मार डाला, और आप अमर को लगभग मार ही चुके थे। उनके शब्द सबने सुने। एक पत्रकार, जो आग को कवर करने आया था, उसने अपना कैमरा सीधे उन पर घुमा दिया। यह वह क्षण था जिसका पूरा भारत इंतजार कर रहा था। माया ने, काम से नजर हटाए बिना, अपनी साड़ी से एनक्रिप्टेड दस्तावेज और विनय का पोस्टकार्ड निकाला। मैं केवल डॉक्टर नहीं, मैं एक ऑडिटर भी हूं। ये रहे सबूत, वह चिल्लाई, कागजात पत्रकार को सौंपते हुए। उन्होंने समझाया कि मेहता ने एक सही मशीन को खत्म कर दिया ताकि वह घटिया मशीन खरीदकर अंतर अपनी जेब में रख सके। मेहता भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे ऑडिटरों और पत्रकारों ने घेर लिया। वह अपनी ही लालची योजना के जाल में फंस गया था। विक्रम मेहता, यह महसूस करके कि वह बेनकाब हो चुका है, घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। क्लासिक भारतीय शैली में यह स्वीकारोक्ति का क्षण था। उसने दया की भीख नहीं मांगी। वह रोने और चिल्लाने लगा, मैं कसूरवार नहीं हूं। Система меня обманула. Я был ее партнером, она меня обманывала, а потом убила. उसकी चीखें काम कर रहे संजीवनी की गूंज के साथ मिल गईं। माया ने संतुष्टि महसूस की, लेकिन कोई खुशी नहीं थी। वह जानती थी कि हर भ्रष्टाचारी के पीछे बुराई की एक पूरी श्रृंखला होती है। उन्होंने अमर को स्थिर करना पूरा किया। इसी पल, भीड़ को चीरता हुआ, उनका वफादार अभिलेखागार प्रमुख, कृष्णन साहब आगे बढ़ा। वह मेहता के पास गया, जमीन से खत्म किया गया अधिनियम उठाया और उसे फाड़ दिया। तुमने अपने पिता के सम्मान को धोखा दिया, मेहता, उसने आंसू भरी आंखों से कहा। एक साधारण कर्मचारी द्वारा किया गया यह नैतिक निंदा का कार्य मेहता के लिए मंत्री के क्रोध से ज्यादा मायने रखता था। स्वास्थ्य मंत्री, जिसे मेहता ने घबराकर फोन किया था, वह खुद अस्पताल पहुंचे। कैमरे और भीड़ देखकर वह समझ गए कि इस घोटाले को रोका नहीं जा सकता। उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि मेहता को निलंबित कर दिया गया है और उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने माया को गले लगाया, सम्मान के रक्षक दिखने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उन्हें दूर धकेल दिया। वह, स्टील डॉक्टर, जानती थी कि यह आदमी भी उसी सिस्टम का हिस्सा है।
उनकी जीत कड़वी थी। उन्होंने अमर और कई अन्य लोगों को बचाया, लेकिन अपना शांत, व्यवस्थित जीवन खो दिया था। माया की जीत एक राष्ट्रीय घटना बन गई। मीडिया ने उन्हें स्टील डॉक्टर नाम दिया और उनकी कहानी पूरे देश के लिए एक प्रेरणादायक भजन बन गई। मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया। संजीवनी मशीन को तर्जपूर्वक विभाग में सम्मानजनक स्थान पर वापस लाया गया। हालांकि माया का जीवन अपरिवर्तनीय रूप से बदल गया। वह महज एक डॉक्टर नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन गईं। उन्हें दिल्ली में उच्च पदों, पैसों, राजनीतिक समर्थन की पेशकश की गई, लेकिन माया ने सब कुछ ठुकरा दिया। अंतिम दृश्य में माया सूर्यास्त के समय अस्पताल की छत पर खड़ी है, उसी साधारण, साफ साड़ी में। उनके बगल में उनके पति विनय और बेटा अर्जुन है। अर्जुन, जो अब अपनी मां पर गर्व करता था, उसने उन्हें अपना स्टेथोस्कोप बहाया। मां, अब तुम सिर्फ दिल ही नहीं, आत्माओं को भी बचा रही हो। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा धर्म इलाज करना है, लेकिन अब मुझे पता है कि कभी कभी दिल को बचाने के लिए सिस्टम का भी इलाज करना पड़ता है। उन्होंने उसी सरकारी अस्पताल में रहने का फैसला किया। दर्शक को संबोधित करते हुए अपने अंतिम एकाकी भाषण, मोनोलॉग में, वह कहती है, भ्रष्टाचार एक बीमारी है जो विश्वास पर हमला करती है। अगर हम, डॉक्टर, एक बीमार दिल को ठीक कर सकते हैं, तो हम एक बीमार समाज को भी ठीक कर सकते हैं। दिल्ली में नायकों की तलाश मत करो। अपनी हाथों में ताकत और अपनी शपथ में सम्मान खोजो। यही असली संजीवनी है। उन्होंने उस अमर की ओर देखा जिसे उन्होंने बचाया था, जो अब ठीक होकर पुरानी संजीवनी को साफ करने में उनकी मदद कर रहा था। वह समझ गई कि उनकी लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन उनका कर्तव्य जारी है। उन्होंने युवा डॉक्टरों को नैतिकता और पुराने उपकरणों की मरम्मत सिखाना शुरू कर दिया। स्टील डॉक्टरों की एक सेना बनाई, जो सिस्टम की बीमारी से लड़ने के लिए तैयार थी। अंततः उनके दिल को शांति